सुबह के ठीक 6 बजे थे। साक्षी रोज की तरह सबसे पहले उठकर रसोई में झाड़ू लगा रही थी। पूरा घर अभी सोया हुआ था। तभी पीछे से उसके देवर रोहन के भारी कदमों की आवाज आई और वह रोब झाड़ते हुए बोला, अरे भाभी, ये सफाई बाद में करना, पहले मेरे लिए चाय बनाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। साक्षी ने बिना किसी बहस के शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा सा काम बचा है रोहन, खत्म होते ही बना दूंगी। इतना सुनते ही रोहन का चेहरा लाल हो गया। वह चीखते हुए बोला, मुझे इंतजार करवाएगी? ज्यादा अकड़ आ गई है तुझमें? खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? और इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाती, उसने गुस्से में आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। साक्षी सन्न रह गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और अपमान के आंसू उसकी पलकों से बाहर आ गए। तभी उसकी सास कमला देवी अपने कमरे से बाहर निकली और बिना कुछ पूछे बोली, अच्छा किया रोहन, ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए इसे। बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी है आजकल। इतने में ननद नेहा भी वहां आ गई और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोली, भाभी को लगता है कि ये घर उनके इशारों पर चलेगा, हमें तो गिनती में ही नहीं रखती। तीनों ने मिलकर साक्षी को चारों ओर से घेर लिया। कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा, कोई उसके मायके को नीचा दिखाने लगा और कोई उसकी चुप्पी की कमजोरी बता रहा था। साक्षी कुछ भी नहीं बोल पाई। उसका दिल भर आया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका पति आदित्य दूसरे शहर में नौकरी करता था और साक्षी ने आज तक उसे कुछ नहीं बताया था। वह हमेशा यही सोचती रही कि अगर आदित्य को सब पता चला तो वह दूर रहकर परेशान हो जाएगा। इसलिए उसने हर अपमान, हर ताना और हर जुल्म को चुपचाप सह लिया। दिन बीतते गए और घर का माहौल और जहरीला होता गया। छोटी छोटी बातों पर चीखना, बेवजह आरोप लगाना और उसे नीचा दिखाना जैसे रोज की दिनचर्या बन गई। एक दिन फिर किसी मामूली बात पर रोहन उससे उलझ पड़ा और गुस्से में आकर उसने साक्षी को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। उस हालत में भी उसे उठाने की बजाय कमला देवी और नेहा ने उसे ही दोषी ठहराया और कहा कि वह जानबूझकर घर में झगड़े पैदा करती है। उसी पल साक्षी के भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हो गया कि अगर वह अब भी चुप रही तो उसकी पूरी जिंदगी इसी अपमान में खत्म हो जाएगी। उसी दिन उसने हिम्मत जुटाई और आदित्य को फोन किया। भारी आवाज में उसने कहा, आदित्य, अब बहुत हो गया। आज तक मैंने सब कुछ सहा ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन मेरी यह खामोशी अब मेरे लिए सजा बन गई है। अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो मैं खुद अपने लिए फैसला लूंगी। फिर उसने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो, पुरानी चोटों की तस्वीरें और अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की पूरी कहानी बता दी। सब कुछ सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि साक्षी की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि मजबूरी थी और अब उस चुप्पी को तोड़ना ही सबसे जरूरी था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी साक्षी के साथ इतना कुछ घटता रहा और उसे जरा सी भी भनक नहीं लगी। आदित्य उस रात ही बिना किसी को बताए घर पहुंच गया। अगली सुबह जब वह रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तभी अचानक आदित्य को सामने देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि वह बिना बताए कैसे आ गया। कमला देवी ने तुरंत बनावटी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, अरे बेटा, अचानक आ गए, बताया भी नहीं। लेकिन आदित्य ने माँ की बातों को अनसुना किया और सीधे रोहन के सामने जाकर सख्त आवाज में बोला, रोहन उठो और अभी इसी वक्त साक्षी से माफी मांगो। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि रोहन हड़बड़ा गया। तभी कमला देवी बीच में बोल पड़ी, क्यों माफी मांगे वह? आखिर उसने किया ही क्या है? तुम आते ही ऐसी बातें क्यों करने लगे? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। लगता है अब तुम अपनी बीवी के गुलाम बन गए हो। माँ की यह बात सुनकर आदित्य का गुस्सा और भड़क उठा। वह बोला, माँ, बहू कोई नौकरानी नहीं होती और ना ही मार खाना उसकी किस्मत होती है। यह आपकी और आपकी सबकी गंदी सोच है। मेरी पत्नी पर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है और यह हक मैंने किसी को दिया भी नहीं है। तभी रोहन झल्लाकर बोला, भैया, आप भाभी के कारण हमसे इस तरह बात कर रहे हो? आदित्य ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, अगर तू मेरा भाई है तो वह मेरी पत्नी है और भाई बनने से पहले इंसान बनना जरूरी होता है।
तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, क्या तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तुम लोगों ने तो उसे इंसान तक नहीं समझा। आदित्य गुस्से में लगातार बोलता जा रहा था। साक्षी चुपचाप एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। आदित्य ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, आज के बाद अगर किसी ने भी साक्षी पर हाथ उठाया या एक शब्द भी अपमानजनक कहा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहन सिर झुकाकर खड़ा रह गया। फिर आदित्य माँ की ओर मुड़ा और बोला, माँ, आपने भी रोहन की हर गलत हरकत में उसका साथ दिया। उसे रोकने और समझाने की बजाय आपने उसे और बढ़ावा दिया। मेरी गैर मौजूदगी में साक्षी की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने तो उसे इस घर की मुफ्त की नौकरानी बना दिया, जो दिन रात काम करे और बदले में ताने, अपमान और मार खाए। आदित्य की बातें सुनकर कमला देवी की नजरें झुक गईं। फिर भी वह बड़बड़ाने लगी, हाँ हाँ, अब तो बहू ही सब कुछ है, हम तो गलत ही हैं। तभी पहली बार साक्षी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, मैंने कभी भी आदित्य से शिकायत नहीं की, लेकिन अब सब कुछ मेरी सहनशक्ति से बाहर हो गया था। आपने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। इसके बाद आदित्य ने नेहा की तरफ देखा और बोला, और नेहा, तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अब मैं जल्दी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ताकि तुम अपनी अकड़ अपने ससुराल में दिखा सको। आदित्य का रौद्र रूप देखकर पूरा घर घर सहम गया। नेहा रोने लगी और रोहन ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आदित्य ने सख्ती से कहा, गलती नहीं रोहन, तुमने गुनाह किया है और गुनाह की माफी नहीं होती। आज से इस घर में वही होगा जो साक्षी तय करेगी। मैं जो भी पैसे भेजूंगा वे साक्षी के पास रहेंगे, और जिस किसी को जरूरत होगी वह उससे पूछ कर लेगा और एक एक पैसे का हिसाब देगा। अगर यह मंजूर है तो ठीक, नहीं तो हम इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे और इसके बाद कोई खर्चा भी नहीं भेजूंगा। आदित्य का यह फैसला सुनकर कमला देवी पूरी तरह चुप हो गई। नेहा माँ के पीछे छिप गई और रोहन सिर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि साक्षी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उस घर में पहली बार समझ आया कि घर की इज्जत चुप रहकर नहीं, बल्कि सही समय पर आवाज उठाने से बचाई जाती है। कुछ दिन बाद आदित्य वापस काम पर जाने लगा, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। साक्षी रोज उससे फोन पर बात करती और अपने मन की बातें खुलकर कहती। उसे अब यह डर नहीं था कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि रिश्ता सच से ही मजबूत होता है। एक दिन रोहन ने खुद आगे बढ़कर साक्षी से माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साक्षी ने माफी तो स्वीकार की, लेकिन साफ कह दिया कि सम्मान किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि हक की तरह चाहिए। उस दिन रोहन की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसमें पछतावे के साथ सीख भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।